बढ़ते दिन के साथ देश भर में कोरोना का वार और घातक होता जा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ जो आंकड़े सामने आते हैं वो डराते हैं। महामारी से निपटने के लिए तमाम सरकारें, तमाम कोरोना योद्धा लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम जिला अधिकारी भी महामारी में लोगों की सहायता करने में जुटे हैं। जौनपुर के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा भी कोरोना से जिले को बचाने में जुट गए हैं। किस तरह डीएम साहब कार्य कर रहे हैं, कैसे इस महामारी में लगातार काम कर रहे हैं, सीधा जौनपुर आपको लिए चलते हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से ही जानते हैं कि कैसे वो इस कोरोना काल में जो है सभी के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त उनके लिए और कितनी आसानी से वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जौनपुर जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा से खास बातचीत हम करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि आखिर जौनपुर में वो कमान कैसे संभाल रहे हैं। हमारे साथ में खुद जौनपुर से जिला अधिकारी मनीष कुमार जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, आपका सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। और ये बहुत मुश्किल घड़ी है हर एक अधिकारी के लिए, नेता के लिए, क्योंकि लोगों को समझाना, कड़ाई से पालन कराना नियमों का और सभी सुविधाओं को दुरुस्त रखना बहुत मुश्किल है। कैसे आप काम कर रहे हैं, कैसे टैकल करना मुश्किल हो पा रहा है? जी नमस्कार। जैसा आपने बताया, हम लोग जौनपुर में जो कोरोना से लड़ाई है और उसका जो फॉर्मूला है उसी पे काम कर रहे हैं। और इसके 4 फॉर्मूले जो शासन से निर्धारित है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन, इन चारों फ्रंट पे हम लोग स्तर पर काम कर रहे हैं। टेस्टिंग हम लोग की लगातार जारी है, उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट पार्ट आता है, उसके लिए भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जो वैक्सीनेशन है वो भी बड़े स्तर पर कराया जा रहा है। हमारे जनपद में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो इन चारों फ्रंट पे हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो सुविधाएं अस्पतालों में मिलनी चाहिए उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बेड्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। दवाइयां जो मिलनी चाहिए उन दवाइयों की उपलब्धता निश्चित कराई जा रही है। तो हम लोग इन सारे फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं और इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जो हम लोग की रणनीति है, अगर ये काम करती रही तो जल्दी ही इसको हम लोग कंट्रोल कर। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की, उन्होंने कहा कि टीम 9 जैसे मैंने गठित की है, जिसमें मैंने तमाम डॉक्टर्स रखे हैं, तमाम अधिकारी रखे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बैटल है जिसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जानता है। हम जब सैनिक से पूछेंगे कि आपको कितने हथियार चाहिए, तो वो एक सैनिक ही बता सकते हैं कि जंग में हमें इतने हथियार चाहिए। तो टीम 9 को लेकर किस तरीके से जौनपुर में आप काम कर रहे हैं? जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, जनपद जौनपुर में भी हम लोगों ने टीम 9 का गठन किया हुआ है। अलग अलग अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स की टीम है। कोई अधिकारी को हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का चार्ज दिया गया है, किसी अधिकारी को ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता का चार्ज दिया गया है। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग चार्ज दिए गए। जैसे आपने बताया विशेषज्ञों की टीम, तो हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट सेटअप में भी अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी पूरी टीम बनाई गई है और डेली हम लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि मरीज के लिए क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे मरीजों को हम बचा सकते हैं, कैसे अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। तो प्रत्येक दिन की रणनीति बना के हम लोग काम करते हैं। मनीष जी, ये तो बात हुई कि जो नियम लखनऊ से बनाए जा रहे हैं, आप उनका बड़ी सख्ताई से पालन करा रहे हो, बहुत जरूरी भी है कि अगर मुख्यमंत्री कोई नियम बना रहे हैं तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की हकीकत आपसे जानना चाहें, बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझा पाना। आज लॉकडाउन है, बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सब्जी लेने के लिए निकलते हैं या किसी और बहाने से निकलते हैं, फिर उनको मास्क के लिए समझाना कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। कई लोग नहीं समझते, कई लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हम आपसे समझना चाहेंगे, बतौर जिला अधिकारी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? ये बात सही है कि थोड़ा सा लोगों को समझाना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को मोटिवेट करना और ये कहना कि मास्क पहने और बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले, थोड़ा मुश्किल काम है। और इसमें पुलिस का पूरा हम लोग सहयोग ले रहे हैं। पूरे जिले को सेक्टर और जोन में हम लोगों ने बांटा है, हर जगह पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगाई है। इसमें अधिकतर लोग तो मान जाते हैं। और अगर हम देखें आज की डेट में, अभी 1 महीने पहले जो लोगों का सोचना था और अब लगभग मास्क का 90% से ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं। अनावश्यक घर से बहुत कम लोग निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है और कुछ कुछ केसेस में उन पे जुर्माना भी हम लोग लगाते हैं। और कई बार ऐसे लोग जो नहीं मानते उनके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई भी करते हैं। तो
पहले समझाना और उसके बाद न मानने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करना। इसी रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और काफी हद तक इसमें अच्छा काम भी हो रहा है। अगर हम सड़क पे उतरे और देखें तो बहुत हद तक लोग नियम का पालन करते हुए पाए जा रहे हैं। सख्ती का आपने जिक्र किया मनीष जी, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जौनपुर में, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार चालानी कार्रवाई हर जगह हो रही है और बड़े पैमाने पर चालान काटे जा रहे हैं, एक अच्छी खासी राशि जमा हो गई है चालान काटने से, क्योंकि अगर लोग नहीं मानेंगे तो एक बहुत बड़ा यही एक विकल्प होता है कि आप उनकी पॉकेट पर मार करिए, शायद इस वजह से वो घरों में रहना शुरू कर दे या मास्क लगाना शुरू कर दे। जौनपुर में अब तक कितने चालान काटे गए हैं, कितनी चालानी कार्रवाई की गई और क्या अब तक जो है चालान से पैसा वसूला गया है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो हम लोग समझाते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो जैसा निर्देश है कि पहली बार में 1,000 रुपए और दोबारा उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए की धनराशि उनसे जमा कराई जाए। हमारे जनपद में अभी अगर हम पिछले 15 दिनों की बात करें तो लगभग 3,000 से ज्यादा चालानी हम लोगों ने कर दी और उसमें प्रत्येक में 1,000 रुपए पर केस हम लोगों ने जमा भी कराया। कुछ केसेज में 10,000 रुपए का भी जुर्माना लगाया जिन्होंने दूसरी बार भी अपराध किया। तो इस तरह से लगातार पुलिस सक्रिय है, चालान भी कर रही है, समझाने का भी प्रयास कर रही। जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सख्ती का असर अब दिख रहा है। अधिकतर लोग जो है वो सड़कों पर बिना मास्क के नहीं आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत कमियां जो रह रही हैं उसको हम लोग। मनीष जी, आज देश भर में जो एक ही चीज की किल्लत है वो या तो रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही है या ऑक्सीजन की किल्लत है, और सीधे सीधे जब अस्पताल प्रशासन ढीला पड़ जाता है, जब अस्पताल प्रशासन के पास में महज 2-3 घंटे का ऑक्सीजन रह जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने जिलाधिकारी को सूचित किया था लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जौनपुर में आपके जरिए हकीकत जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर हकीकत कोई नहीं जानता होगा कि क्या व्यवस्था है ऑक्सीजन की, कितने कंटेनर्स पहुंच चुके हैं, कितना ऑक्सीजन अभी है, कितनी किल्लत हो रही है। एक साफ तस्वीर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए, हमने इन सारी चीजों की व्यवस्था के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है और वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए एक अलग सीनियर एडीएम लेवल के ऑफिसर बैठते हैं। उनके साथ में उनकी टीम है, एसडीएम है और डॉक्टर्स भी हैं। तो हम लोग अपना आकलन किए हुए हैं कि पर डे हमें सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में मिला के कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कोई रिफिलर ऐसा नहीं है जो यहाँ से रिफिल करे। हमें ऑक्सीजन की सप्लाई चंदौली से या मिर्जापुर से लेनी होती है। प्रत्येक दिन हमें लगभग 200 से 300 सिलेंडर, जंबो सिलेंडर की आवश्यकता होती है और अभी एकदम पूरी सप्लाई हमें मिल रही है। हमें कोई समस्या ऐसी नहीं आ रही है और हमने हॉस्पिटल्स को ये भी बता रखा है कि कम से कम 24 घंटे का स्टॉक वो अपने पास रखें और जैसे ही उसमें कमी हो तत्काल हम लोगों को सूचना दे दें, जिससे कि हम लोग प्रायर इसकी व्यवस्था कर सकें। तो मुझे ये लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं और हॉस्पिटल के पास जैसे ही डेफिशिएंसी होती है वो हमें 24 घंटे या 20 घंटे पहले बता देते हैं, तो हम लोग अर्ली प्लानिंग करके उसको रिफिल करा लेते हैं। तो ऐसी कोई समस्या अभी हमारे जनपद में इस तरह की नहीं है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल ये कहने की स्थिति में हो कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं। इसी तरह से जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन दवाइयों की भी उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे स्टेरॉइड हो, चाहे कोई भी दवाइयां हो। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हमारे पास भी हैं और बहुत सारे लोग हमारे कंट्रोल रूम में भी फोन करते हैं कि हमें ये दवाई चाहिए, तो डॉक्टर के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। कंट्रोल रूम का जिक्र आपने किया, ये हकीकत सामने आई है, हमने खुद देखा है, खुद न्यूज़ 1 इंडिया ने रियलिटी चेक कई जगह पर किया और यही पाया है। घंटों आप फोन मिलाते रहिए, या तो फोन बिजी जाएगा, फोन उठाया नहीं जाएगा, फोन स्विच ऑफ होगा। ऐसे में या तो मरीज दम तोड़ देता है या सब्र का बांध टूट जाता है और उसके बाद ही हम ये मारपीट की तमाम खबरें देखते हैं। ऐसे में कोविड कंट्रोल रूम कैसे काम कर रहा है जौनपुर का, कितनी समस्याएं सुनी जाती हैं, कितना उनका निवारण होता है और कितना तक आप कर पाते हैं? क्योंकि देखिए, हर सिस्टम की ना हम भी समझते हैं कि एक सीमा होती है, वो उतना ही काम कर सकता है। ये महामारी है, कोई पहले से प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी सिस्टम अपने सुचारू रूप से काम कर रहा है। ये जो कंट्रोल रूम की बात है, आप सही कह रही हैं कि कुछ इस तरह की समस्याएं शुरू में आई थी कि लोगों के फोन नहीं लगते थे क्योंकि 2-3 नंबर थे और कॉल करने वाले लोग ज्यादा थे। लेकिन फिर हम लोग का जैसे ही अनुभव रहा और फीडबैक मिला, हम लोगों ने अपने हाथ पे हंटिंग लाइन बढ़ा दिए, नंबर ऑफ जो कनेक्शन है उसको बढ़ा दिया। आज की डेट में हमारे कंट्रोल रूम में 16 लाइनें काम कर रही हैं और राउंड द क्लॉक उन पे हमारे कर्मचारी बैठते हैं और सारे लोगों से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। एक एवरेज के हिसाब से हमारे पास लगभग प्रत्येक दिन 800-900 कॉल्स आई जाती हैं और कभी कभी 1000 भी क्रॉस कर जाता है। इसका एक मैकेनिज्म बनाया गया है, एक रजिस्टर बनाया गया है, उसमें सारे जो भी फोन आते हैं उनको लिखते हैं, क्या उससे कार्रवाई हुई ये भी हम लोग लिखते हैं और फिर बाद में अटेंडेंट से बात भी करते हैं जो कॉल किया है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं।
तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी कॉल करे कॉल सेंटर पे उसको संतुष्टि हो, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। इसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको हम लोग आगे दुरुस्त करते हैं। जौनपुर में ग्रामीण इलाके काफी ज्यादा हैं मनीष जी, और ग्रामीण इलाकों में लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इन नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद आज भी कोरोना नाम की चीज नहीं है। हमने पंचायत चुनाव के नतीजे देखे, कई जगहों से ऐसे आए, लोग मानने को तैयार नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे चाहे सरकार कहे, बावजूद इसके जश्न मनाया जा रहा है। इस तरीके से एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं बिना मास्क के। कितनी दिक्कतें बतौर जिलाधिकारी आती है। मैं आपको पर्सनल लेवल पर भी ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत मुश्किल है, सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हम सब देख रहे हैं कि सिस्टम के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कैसे आप फेस करते हैं मुश्किलें कि आपने एक बार समझा दिया किसी को, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, जब चौथी बार नहीं मानता तो सख्ती करनी पड़ती है? जौनपुर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने सही कहा कि बहुत बड़ा रूरल एरिया है, लेकिन अगर हम लोग एनालिसिस करें जो हमारे पास पॉजिटिविटी, जो हमारे कोविड केसेज हैं और उनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे उसके लगभग 70% से ज्यादा मामले अर्बन एरियाज के, जो कंटेनमेंट जोन बड़े बड़े बने हैं वो हमारे सब नगरीय क्षेत्र में बने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि बड़े क्लस्टर हैं या जहाँ पे एक से ज्यादा केसेज आए। और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 400 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पे केवल 1 और 2 केस मिले हैं और वहीं पे वो सीमित रह गया वायरस, वो फैला नहीं। इससे हम लोगों ने एक ये जो कंक्लूजन निकाला वो ये कि गाँव में अगर उनको प्रॉपर समझा दिया जाए तो गाँव में जागरूकता का स्तर बहुत ज्यादा है। इसीलिए जैसे हम अगर नगर पालिका जौनपुर की बात करें तो यहाँ पे लगातार हमारे केसेस आ रहे हैं बार बार समझाने के बाद भी, लेकिन गांव में अगर कहीं से एक केस आता है तो फिर वहां से मतलब वो बढ़ता नहीं है, वहीं पे कंटेन हो जाता है। इसका मतलब कि गांव में जागरूकता की कमी नहीं है, जरूरत है बस हमें कम्युनिकेशन प्रॉपर करने की, उनको बताने की कि उनको क्या करना है। अगर ये हम लोग काम यहाँ पे निगरानी समितियों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे 1740 ग्राम पंचायतें हैं, हर पंचायत लेवल पे हमने निगरानी समिति बना रखी और वो लोग कम्युनिकेट करते हैं गांव वालों से, उनको समझाने का प्रयास करते हैं और कोई लक्षण वाला अगर कोई मिलता है या अगर कोई ऐसा मिलता है तो उनको दवाइयां भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी स्थितियां उतनी खराब नहीं है जितना कि लगता है, और शहरों में थोड़ा सा हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि जौनपुर का ये मॉडल जिस तरीके से आप आगे लेकर जा रहे हैं, जौनपुर में कोरोना के मामले जल्द से जल्द कम हो और जौनपुर का ये मॉडल सभी के सामने आए। और उम्मीद यही करते हैं, एक बार फिर से हम आपके जरिए सभी के जरिए अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। जब आप अधिकारियों का साथ देंगे, जब आप सरकार का साथ देंगे, तभी आप कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबर आरएलडी से, जहां पर अजीत सिंह का निधन हुआ है। आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह का निधन हुआ। संक्रमित थे कोरोना से वो, और फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनका निधन हुआ। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 22 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे। आज उनके बेटे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण अजीत सिंह का निधन हुआ। कोरोना काल बनता जा रहा है। कोरोना संक्रमित आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में गुरुवार सुबह आखिरी सांस ली। 86 वर्षीय अजीत सिंह की 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। वहीं मंगलवार को उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। गुरुवार को फेफड़ों में बढ़ते संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया। अजीत सिंह के निधन से देश में शोक की लहर है। अजीत सिंह 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। आइए नजर डालते हैं उनके निजी जीवन पर। 12 फरवरी 1939 को मेरठ के भड़ोला गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता स्वर्गीय चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लखनऊ विश्वविद्यालय, IIT खड़गपुर और अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। अमेरिका में 17 वर्षों तक कंप्यूटर इंडस्ट्री में नौकरी की। आइए अब नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। 1986 में यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1987 में लोक दल के अध्यक्ष बने।
1989 में बागपत से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 के लोकसभा चुनाव में उनको हार मिली। जाट नेता के साथ किसानों के रहनुमा की उनकी छवि रही। अजीत सिंह ने केंद्र में मंत्री पद भी संभाला। 1989 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री का पद संभाला। अजीत सिंह के निधन से देश ने एक बड़ा किसान नेता खो दिया है। पिता स्वर्गीय चरण सिंह के बाद अजीत सिंह उनके ही नक्शे कदम पर किसानों की समस्याओं पर लगातार मुखर रहे। लेकिन गुरुवार की सुबह ये आवाज हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। अजीत सिंह हमारे बीच नहीं है। उनके बेटे ने ट्वीट कर ये जानकारी सभी को दी। ट्वीट कर जयंत चौधरी ने लिखा, चौधरी साहब नहीं रहे। आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी और अजीत चौधरी के बेटे हैं। वहीं कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। साथ ही साथ ट्वीट कर लिखा कि मुझे सदैव अपने अनुज जैसा स्नेह देने वाले चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन एक अपूर्णीय क्षति है। तो कवि कुमार विश्वास ने भी उन्हें याद किया है। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ बागपत से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, किस तरीके से बागपत में अब जनता के बीच आप शोकाकुल का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि बागपत, बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, वो सीट है जिसने सब कुछ दिया इस सियासी सफर में अजीत चौधरी को। यहीं से शुरुआत की, कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन फिर अपनी पार्टी बनाई, उपचुनाव हुआ, फिर यहीं पर चुनाव उन्होंने जीता। 7 बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन इसी सीट से। इतना विश्वास उन्हें यहाँ की जनता पर था। सपना में आप निधन हो गया और बागपत को एक बहुत बड़ी क्षति है। किसान नेता जाने जाने वाले चौधरी अजीत सिंह का आज कोरोना से निधन हो गया। बागपत से वे 7 बार सांसद रहे हैं लगातार। 1989 से अपना राजनीतिक सफर उन्होंने चालू किया था और 2009 तक अपना राजनीतिक सफर किया। राजनीतिक पार्टी में वे 4 बार मंत्री रहे हैं लगातार। चौधरी चरण सिंह के पुत्र 1989 से लेकर 2009 तक उनके राजनीतिक सफर में आज चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। जी सपना, क्रिमेशन को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी है? कब तक उनका शव वहां पर पहुंचेगा? क्योंकि समर्थकों का भी एक हुजूम होगा, सभी अंतिम बार अजीत सिंह के दर्शन करना चाहेंगे। सपना मैं आपको बता दूं, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह का एक गढ़ माना जाता था बागपत, उसको देखा जाए कि ये बागपत के निवासी नहीं थे, मेरठ के ही किसी एक पास के गांव के रहने वाले थे। देखा जाए तो ये इस टाइम चौधरी अजीत सिंह दिल्ली में रह रहे थे और उनका लगातार मैदानता के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और उसको देखा जाए आज उनका अंतिम संस्कार तो दिल्ली में ही होगा और बागपत से जो कार्यकर्ता है दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।